हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल बीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट का दिसंबर में जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसका एनालिसिस आप लोगों को सामने लेकर के हम आए हैं। यदि आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये पेपर है दिसंबर 2019 का पेपर लेकर के आए हैं। दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए एनालिसिस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे हमको बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखे। जूम कर रहे हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सा है। कहता है भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि बच्चा जब भाषा को सीखता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आता है उसको। तो सबसे ज़्यादा बच्चा को प्रॉब्लम भाषा सीखने में कब आता है? शुरुआती एज में आता है। और शुरुआती एज को बोलते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था। तो इस तरह मेरा दो ऑप्शन सही हो गया, 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। और एक बात आप लोगों को बता दे कि बाल अवस्था का जो एज होता है 2 से 12 साल का होता है। 2 से 12 कहीं कहीं का 211 भी रहता है। तो चलिए 211 हम लोग लेकर के चलते हैं। 2 से 11 साल का इसमें प्रारंभिक बाल अवस्था का जो एज रहता है, प्रारंभिक बाल अवस्था के एज वो 2 से 6 वर्ष रहता है। उसको बोलते हैं हम लोग पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था और उत्तर बाल अवस्था बाद वाले को कहते हैं, उसका होता है 711 वर्ष। 711 वर्ष को कहते हैं उत्तर बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल अवस्था 711 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कहता है प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखो कोहलबर्ग के बारे में पढ़िएगा तो देखिए कोहलबर्ग का जो थ्योरी पढ़िएगा तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन रहता है आपको चूज करना है। 2 ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास, आपको चूज करना है कौन सा छोड़े और कौन सा ऑप्शन को एक्सेप्ट करे और किसको छोड़ दे। हम इसी को में कन्फ्यूजन रहता है। जैसे हिंज नाम का व्यक्ति रहता है, उसकी पत्नी बहुत बीमार रहता है, उसको दवा की ज़रूरत होता है और वह बहुत गरीब होता है। एक दुकानदार के पास जाता है जो सिर्फ उसी दुकान में वो दवा मिलता है। यदि वो दवा नहीं मिलेगा उसका पत्नी डेथ कर जाएगा। और दवा लेने जाता है तो डॉक्टर बहुत दाम लेता है, जिसके चलते वो दवा खरीद नहीं पाता है क्योंकि उसके पास उतना रुपया नहीं था। दुकानदार दवा का 5 गुना ज़्यादा दाम मांग रहा था क्योंकि उसके पास इमरजेंसी था। यदि वो दवा वो नहीं खरीदता तो उसका पत्नी मर जाती। तो अब कोहलबर्ग क्या करे, उतना रुपया तो दे नहीं सकता है और यदि नहीं देगा तो उसका पत्नी मर जाएगा। तो यहाँ पर उसको कन्फ्यूजन आ रहा है कि करे तो क्या करे। हम ये करे कि वो दवा ले कि अपने पत्नी को मरने दे। तो यहाँ पर वो चोरी कर लेता है। यदि चोरी वो कर लेता है, यदि आपको कहेगा इसके बारे में फैसला करने के लिए तो आप क्या फैसला करिएगा। यदि दोषी चुराया तो उसको दोष दीजिएगा तो डॉक्टर भी तो दोषी है।
दवा का दाम रहेगा 5 रुपया, 20 रुपया लेगा यदि दुकानदार, तो वो भी तो गलत बात है ना। तो इसी थ्योरी के अंतर्गत लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना विचार प्रस्तुत किए हैं, उसी को कहते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास इसी को कहते हैं। तो पहला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये है लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। कह रहा है कि यदि आपको समाज में रहना है तो कुछ रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप समाज में रह सकते हैं। चलिए आगे अगला सवाल देख रहे हैं। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यह तो सीधा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप यदि शिक्षक हैं, आप पढ़ाने जाइएगा तो लड़के को आप ज़्यादा मानिएगा और लड़की को कम मानिएगा, तो एक क्या है, एक तरह का जेंडर पक्षपात है। उसके साथ आप पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं, लड़कों को ज़्यादा पक्ष ले रहे हैं। तो इस तरह मेरा ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 4 नंबर सवाल कर रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब यह हुआ कि आप जो एक शिक्षक हैं वह किसी का पक्षपात ले रहे हैं, किसी का क्या कर रहे हैं, पक्षपात ले रहे हैं, लड़के को अधिक मान रहे हैं और लड़की को कम मान रहे हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, रूढ़िवादिता है। क्या है, रूढ़िवादिता है। लड़के को आप ज़्यादा मान रहे हैं, लड़की को कम मान रहे हैं, किसी का पक्ष ले रहे हैं, यह एक तरह का रूढ़िवादिता कहलाता है। तो कह रहा है कि इसको निम्नलिखित में से कौन सी, कह रहा है इसको कम करना है। क्या करना है, कम करना है आपको। तो कौन सा उपाय आप अपनाइएगा? तो जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करेंगे हम, चर्चा करके इसको कम कर सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। ये मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि बच्चे में एक अच्छा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, जिससे जेंडर पक्षपात रूढ़िवादिता कम होगा। चलिए 5 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा और मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। 5 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया हुआ है? देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक, यदि आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दिया रहेगा तो आप आंख मूंद करके ले वाइगोस्की मार करके आइएगा, क्योंकि ले वाइगोस्की साहब ने कहे हैं समाज, सोशल लैंग्वेज और संस्कृति, समाज, लैंग्वेज और संस्कृति के बारे में वाइगोस्की कहता है, उससे रिलेटेड थ्योरी दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िएगा। यहाँ कितना बच्चा गलती कर देता है, सक्रिय जिज्ञासु कहा, सक्रिय जिज्ञासु कौन कहा था? प्याजे साहब ने कहे थे और माज करके प्याजे आ जाते। यहाँ नहीं देखेगा कि सामाजिक सांस्कृतिक दिया हुआ है। यह पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तभी वाइगोस्की लगाइएगा, नहीं तो आप गलती करके आ जाइएगा। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं।
अगला सवाल मेरा 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है, पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन मारेंगे। जिंगसा पहेली को करते समय, जिंगसा एक लड़का या लड़की कोई होगा, एक पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहते हैं। जिंगसा पहेली, नजमा नाम का कोई लड़का या लड़की है जो एक पहेली को बना रहे हैं। नीला टुकड़ा कहाँ है, वो अपने आप से स्वयं से बात कर रहा है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, अपने आप से बात कर रहा है। नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं चलेगा। गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। गाढ़े रंग वाला हमको चाहिए। आपसे बात करता रहता है, आप कभी देखिएगा बच्चे अपने आप से बात करता रहता है, आप भी कभी अपने आप से बात करते हैं, तो सब अपने आप से बात करते हैं। तो कह रहा है इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की साहब क्या कहे, इस पर ध्यान दे रहे हैं कि वाइगोत्स्की साहब क्या कहे। तो वाइगोत्स्की साहब यदि स्वयं से बात कोई करता है तो वाइगोत्स्की साहब इसको बोले हैं व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहें, व्यक्तिगत वार्ता। इंग्लिश में यदि जाइएगा तो इसको बोलेगा प्राइवेट स्पीच। यदि बच्चा स्वयं से बात कर रहा है तो उसको कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 7 नंबर सवाल है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो बच्चों को संकेत देना और ज़रूरत पड़ता है तो उसे सहयोग भी देना। जैसे देखिए, मान के चलिए कि आप साइकिल शुरू में सीखते हैं तो कोई न कोई तो आपको सहारा देता है। सहारा कौन देता है, जिसको नहीं पता रहेगा वो देगा। जिसको ज़्यादा ज्ञान रहेगा, जो ज़्यादा जानता है, जिसको साइकिल चलाने आता है, जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वही ना आपको सिखा देगा। जिसको सवाल बनता है वही ना सिखाएगा। अब जिसको नहीं बनता वो आपको क्या सिखाएगा। तो हमेशा जो आदमी सहयोग देता है आपसे ज़्यादा ज्ञान वाला होता है, तभी आपको सिखाएगा कोई। तो कह रहा है कि सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है, तो यह एक तरह का फार या ढांचा कहलाता है। फार या ढांचा माने सहारा देना कहलाता है। जैसे कोई साइकिल सीखता है तो उसको शुरू में पकड़ा जाता है, सब दिन नहीं पकड़ा जाता है। इस तरह का उदाहरण फार या ढांचा कहलाता है, मॉडलिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 8 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए, पियाजे साहब ने 4 अवस्था दिए थे। 4 अवस्था कौन कौन दिए थे। पहला संवेदी या इंद्रियगामक अवस्था दिए थे। कौन दिए थे, संवेदी या इंद्रियगामक अवस्था दिए थे। दूसरा दिए थे आपको, दूसरा दिए थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा दिए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा दिए थे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ हमको पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह होता है जैसे आपके सामने में कोई चीज़ है, उस पर यदि आप सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। माने सामने के वस्तु के बारे में सोचना ही मूर्त कहलाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। कहता है ऐसा कौन सा चीज़ है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में का लक्षण है, सो यहाँ पे कह रहा है। तो इसका देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपको संरक्षण का गुण आ जाता है और कक्षा समावेशन का भी गुण आ जाता है। आप किसी चीज़ को संरक्षण कर सकते हैं,
कोई चीज़ को आप जैसे पानी से बर्फ़ कैसे बनता है और बर्फ़ से पानी कैसे बनता है, यह बच्चा अब जानने लगता है, कक्षा समावेशन कर लगता है, किसी को अरेंजमेंट करने लगता है। इस तरह मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही हुआ। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। 9 नंबर सवाल कह रहा है 9 नंबर सवाल कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है। कह रहा है संज्ञानात्मक विकास, प्याजे साहब का थ्योरी दिया है। प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक थ्योरी दिए हुए है। संज्ञान से, संज्ञान क्या है? सोचना। इसमें ब्रेन का यूज होता है, दिमाग का यूज होता है, इसी को बोलते हैं संज्ञान, माने सोचना। तो कह रहा है कि विकास के संदर्भ में प्याजे कौन सा दिया है, तो प्याजे स्कीमा के बारे में बात किया है। किसके बारे में? स्कीमा के बारे में बात किया है। ये कोई वर्ड है प्याजे से रिलेटेड, इसको याद करना पड़ेगा आपको। स्कीमा हो गया, ढांचा हो गया, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए 10 नंबर सवाल देख रहे हैं। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 10 नंबर सवाल कह रहा है कि थोड़ा बड़ा सवाल है, फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा है, कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। कह रहा है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि किसी बच्चे को, आप टीचर हैं, तो उसका जो टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, वो किस लिए लेते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि बच्चे के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना, बच्चे को जो हम सिखाए थे क्या सीखा है, बच्चे कहाँ पर गलती करता है, किस तरह का गलती करता है, क्यों गलती करता है, इसको कैसे सुधारा जाए। तो एक तरह से कहा जाए तो उसके कमी को पता करने के लिए और क्या सीखा है, क्या प्राप्त किया है, वह जानने के लिए आकलन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसीलिए बच्चे को पेपर, टेस्ट पेपर लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, इसीलिए लिया जाता है। इस तरह मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। इस तरह मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। कह रहा है कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बुद्धि क्या है? सोचने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। कितना आप सोच पा रहे हैं, किसी काम को हम कैसे करेंगे, सोचना माने ज्ञान का एक प्रकार है बुद्धि। बुद्धि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहायता करता है। बुद्धि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बुद्धि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहा जाए तो बुद्धि सोचने की क्षमता होती है, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। डी कह रहा है कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। माने बुद्धि बहुआयामी माने बहुत प्रकार की सोचने की क्षमता है तथा कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है तो उसको हल करने की एक प्रकार की योग्यता भी है, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल कह रहा है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि रूही नाम का कोई है आदमी, हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। उसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहा है रूही नाम का कोई व्यक्ति है, वह हमेशा समस्या को समाधान करने के बारे में सोचता है। यदि कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए उसके बारे में सोच रहा है। तो इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। यहाँ मौलिक का अर्थ होता है कि कुछ नया क्रिएट करना, नया क्रिएट करके वो सोच रहा है।
तो रूही किन गुणों का प्रदर्शित कर रहा है? कह रहा है कि रूही जो इस प्रकार का सोच डेवलप कर रहा है वो किस प्रकार के गुण है? तो सब जानता है कि सृजनात्मक विचार है। कोई यदि नया चीज खोजे तो उसको सृजनात्मक कह रहा है, माने सृजन कर रहा है, माने उत्पन्न कर रहा है। चलिए, मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 13 नंबर सवाल देख रहे हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 13 नंबर सवाल मेरा कह रहा है कि शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी, कह रहा है कि पढ़ने जो आता है बच्चा, यदि वह शिक्षा से वंचित है, जैसे गरीब परिवार से आता हो, वंचित वर्ग से आता हो, जहाँ पर वरना गांव घर में देखिएगा आज भी बहुत दिक्कत है कि शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं है। यदि वहाँ से बच्चा पढ़ने के लिए आए, यदि सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कह रहा है कि वहाँ से कम बच्चा आ रहा है, तो यदि आप शिक्षक हैं तो क्या करिएगा? कह रहा है कि आपको यदि शिक्षक है, आपको कुछ करना है तो आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं? तो आप क्या करिएगा? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए और आपके क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बच्चे को, तो क्या करिएगा आप? पढ़ाने के तरीका को सुधारिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार लाने के लिए तरीके ढूंढने चाहिए और यह सोचना चाहिए कि बच्चे कैसे आएगा, मेरे में क्या कमी है जो बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, उसमें सुधार करना चाहिए एक शिक्षक को, तभी एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। तो इस तरह मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, कह रहा है कि समावेशी कक्षा, यहाँ पर बात किया जा रहा है समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा हम उसको कहेंगे जिसमें विभिन्न वर्ग के बच्चे, विभिन्न तरह के बच्चे, गरीब घर के भी हो और धनिक घर के भी बच्चे हो, पुअर फैमिली के हो और रिच फैमिली के भी बच्चे हो, वंचित वर्ग के भी हो, गांव से भी हो और शहर के भी हो। जैसे सभी तरह के बच्चे को यदि एक साथ बैठा करके शिक्षा दिया जाता है, एक स्कूल में एक ही साथ बैठा करके शिक्षा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं समावेशी कक्षा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरा यही कहता है कि बच्चे को समावेशी शिक्षा दीजिए, किसी को अलग मत करिए, समूह में बैठा करके शिक्षा दीजिए। तो इस तरह मेरा 14 का आंसर सही हो गया, 3 नंबर सही हो गया। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक सक्रिय रूप से उसको तैयार करना चाहिए। 15 नंबर सवाल है मेरा। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? कह रहा है कि एक बच्चा है, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है। क्या आ रहा है? पढ़ने में उसको दिक्कत का सामना कर रहा है, पढ़ने में उसको दिक्कत का सामना आ रहा है पढ़ने में। तो उसको क्या लक्षण है, क्या हो सकता है? उसको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो क्या होगा? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, उसमें कमी है। क्या चीज़ का? धारा प्रवाह, माने अच्छा से पढ़ने में उसको दिक्कत आ रहा है। उसको क्या आ रहा है? दिक्कत आ रहा है। पठन, जिसको पठन दोष होगा उसको पढ़ने में ही दिक्कत होगा। तो इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 16 नंबर देख रहे हैं। 16 नंबर कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन जो 2009 में आया था, जो 2010 में लागू हुआ था,
उसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कह रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आप लोगों को हम अभी समझाए हैं कि सभी को एक साथ बैठा करके शिक्षा देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। यदि इस प्रकार से शिक्षा दिया जाए तो उसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा। तो कह रहा है 2009 में जो राइट टू एजुकेशन आया था, अधिकार अधिनियम 2009, उसमें क्या कहा गया था सामाजिक समावेशी शिक्षा के बारे में? तो उसमें कहा गया था 16 नंबर का कि अधिकार आधारित मानवतावादी परीक्षा पे, अधिकार आधारित मानवतावादी परीक्षा पे कह रहा है कि जिसको जो अधिकार मिला है उसी अधिकार के अनुसार ही उसको शिक्षा प्रदान करिए, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। कह रहा है कि किसी को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, आप एक साथ बैठा करके सभी को शिक्षा प्रदान कीजिए। देखिए हमको सीटेड निकालना है, यदि आप लोग मेरे अनुसार चलिएगा तो सीटेड निकालने में या टेट निकालने में किसी तरह के परेशानी आप लोगों को नहीं आने वाला है। देखिए हमको प्यास लगा है तो हमको पानी पीने से मतलब है, एक गिलास पानी मिल जाए तो पानी पी सकते हैं हम। हमको समुद्र देखने से क्या मतलब है, समुद्र के पानी से क्या ज़रूरत है? हमको तो प्यास लगा है तो हमको पानी पीना है, तो एक बाल्टी पानी हम क्या करेंगे? हमको एक गिलास भी मिल जाए तो मेरा प्यास का निपटारा हो सकता है। तो हमको सीटेड निकालना है। हम पैडागोजी आपको पढ़ाएंगे, आप पैडागोजी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ज़्यादा नहीं, जितना प्रीवियस ईयर है उसको अच्छा से डिस्कशन देख लीजिए और जितना प्रीवियस है उतना ही करके जाइए तो आपको सीटेड कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, कह रहा है कि संरचनावादी ढांचे में कह रहा है कि बच्चे को आप जो पढ़ाते हैं, ज्ञान को निर्माण करवाते हैं, बच्चे को रटना सिखाना नहीं है। तो देखिए मेरा पहला ऑप्शन कह रहा है यंत्रवत याद करने पर आधारित, कह रहा है। देखिए अभी तो टाइम कम है, इसके लिए हम सीधा आंसर ही पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो हम सभी ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि देखिए एक क्वेश्चन का हम सब ऑप्शन को एक्सप्लेन करके दिखाएं। यंत्रवत याद करने पर आधारित कह रहा है कि आप जो शिक्षक हैं, आप जो लिखा दिए हैं वही बच्चा को याद करने के लिए कहिएगा, नहीं, याद वही नहीं करवाना है। बच्चे को यह कहना है कि आप जैसे पानी है तो पानी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं उसके बारे में बोलने के लिए कहना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहना, याद करने के लिए नहीं, रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनाना है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। कल है प्रबलन पर केंद्रित। प्रबलन का अर्थ होता है, प्रबलन का अर्थ होता है कि जो आप कह रहे हैं वही दोहराने के लिए कहना, ये भी गलत बात है। तीसरा कह रहा है कि अनुबंधन द्वारा अर्जित है। अनुबंधन, उसको दबाव में डाल दीजिए कि तुम ये नहीं करोगे तो हम तुमको 10 छड़ी मारेंगे, ये भी मेरा गलत हो गया। ये ऑप्शन भी मेरा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 3 गलत तो एक तो सही होगा ही। देखिए 4 नंबर कह रहा है क्या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, तो उसको क्या करना है, अपने आप से सोचना है, उस पर विचार करना है और बोलने देने के लिए उसको पूरी तरीके से छूट देना है। तो मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 18 नंबर सवाल देख रहे हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहा है कि बच्चा जो है किसी घटना का वर्णन किया है
तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करिएगा, आपका क्या फर्ज बनता है? तो आपका क्या फर्ज बनता है? तो आपका फर्ज यही बनता है कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। कह रहा है कि आपको करना है कि प्रतिकूल प्रमाण उदाहरण, उस पर उदाहरण दीजिए और बच्चे को चुनौती देनी चाहिए। चुनौती दीजिएगा, उससे बच्चा और सोचने की कोशिश करेगा, उस पर आंसर और क्वेश्चन प्रस्तुत कीजिए जिससे बच्चा का दिमाग और खुलेगा, उस पर और विचार करेगा। इस तरह मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल कह रहा है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता होगा। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? कह रहा है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या होता है। यहाँ पर यह समझने की बात है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों के लिए किताब को बनाना चाहिए, बल्कि किताब के लिए बच्चे को नहीं तैयार करना चाहिए। बच्चे के अनुसार ही उसको टास्क देना चाहिए। पहला बच्चे है 5 क्लास में और आप पढ़ाइएगा 10th क्लास का बुक, तो बच्चे को समझ में आएगा? नहीं। बच्चे है 5 क्लास में तो उसको 5 ही क्लास जैसा टास्क देना चाहिए, 5 ही क्लास जैसा उसको सवाल पूछना चाहिए। तो कह रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होना चाहिए? कहता है कि बच्चे के अनुसार जो शिक्षा देना चाहिए, तो उसके क्या विशेषता होना चाहिए, उसमें क्या विशेषता होना चाहिए कि उस बच्चों के अनुसार शिक्षा हो। तो कह रहा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। आप बच्चों के ज्ञान को, मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया कि बच्चों के विचार को जो अनुभव लेकर के आते हैं उसके आप मान्यता दीजिए बच्चे, जिससे बच्चे में खुशी आएगा, बच्चे को हौसला मिलेगा, जिससे बच्चे और काम करेगा उत्साह के साथ। उसके अनुभव को आप मान्यता दीजिए, उसके बातों को मान्यता दीजिए। ऐसा नहीं करिएगा तो बच्चे डरबुक हो जाएंगे। जैसे बच्चा कोई बात बोला, यदि आप उसको फटकार दीजिएगा तो ये गलत बात है। बच्चे गलती भी करते हैं तो उसको समझाने की कोशिश चाहिए, बल्कि डांटना नहीं चाहिए। इस तरह मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 20 नंबर सवाल कर रहा है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। कह रहा है संवेग क्या है? उत्तेजना, डर, ये सब संवेग है। उत्तेजना, डर, ये सब संवेग होता है। जैसे डर लगता है किसी चीज से, जैसे मन शांत नहीं रहता है, वही सब संवेग है। और संज्ञान क्या है? सोचने की क्षमता, एक तरह से संज्ञान है। तो उम्मीद करते हैं कि संवेग और संज्ञान आप लोगों को समझ में आया होगा। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? तो सन्निहित है, एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल कर रहा है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार, संरचनावादी वैज्ञानिक थे जो संरचनावादी थ्योरी दिए थे, उसके अनुसार अधिगम के बारे में, अधिगम का मतलब होता है सीखना, में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए, देखते हैं कौन सा सही है। तो मेरा 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। कह रहा अधिगम जो है सक्रिय, माने हम करके जो निर्माण करेंगे उसी का ज्ञान का संरचना का एक प्रक्रिया है। जो हम निर्माण करेंगे, अधिगम कोशिश करके जो निर्माण करेंगे उस वही तो अधिगम है मेरा। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया।
चलिए 22 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है। कह रहा है कि बच्चों को जो आप पढ़ाते हैं तो पॉजिटिव भी दीजिए और निगेटिव भी दीजिए। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से दीजिए। एक कैसे हुआ, बल का परिभाषा जैसे न्यूटन, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, तो कैसे होता है इसके बारे में भी बताइए बच्चे को। तो यही कह रहा है कि उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों प्रकार की शिक्षा बच्चों को देना चाहिए। सही और गलत दोनों प्रकार की शिक्षा बच्चों को देना चाहिए, जिससे बच्चे सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। जैसे उसका मेरिट मालूम रहेगा और डीमेरिट मालूम ही नहीं रहेगा तो वो अधूरा ज्ञान हुआ। मेरिट और डीमेरिट दोनों मालूम रहना चाहिए बच्चों को। तो 22 नंबर ऑप्शन मेरा एक सही हो गया। कह रहा है कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। कह रहा है अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित, बच्चों को आप सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उसके बातों को आप मान्यता दीजिए, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, तभी बच्चे कुछ नया करेंगे, तभी बच्चे आपके क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होगा। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि किसी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है उतना, उसको आप लगातार दंड देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चे पे एक तरह से निगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, जिससे बच्चे उसी पे आश्रित हो जाएगा। यदि बच्चे को आप दंड दीजिएगा तो एक दिन यदि मारिएगा तो दूसरे दिन से वो सवाल पूछने में हिचकिचाहट महसूस करेगा, सही से बोल नहीं पाएगा, दूसरे दिन सही से क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। तो बच्चे प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है, दंड देने से उसको रुचि में कमी आ जाती है। चलिए अगला नंबर सवाल कह रहा है 24 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रथाएं हैं जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। सार्थक माने अच्छा अधिगम, अच्छा से सिखाइए उसको, पॉजिटिव है, सार्थक का यहाँ मतलब होता है पॉजिटिव। तो कह रहा है कि शारीरिक दंड देने से गलत बात है, दंड देना गलत बात है, दंड दीजिएगा तो अभी 23 नंबर का क्वेश्चन पढ़े हैं कि उससे निगेटिव प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। 24 का सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, कह रहा है कि बच्चे को आप सहयोग कीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको सहयोग कीजिए, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। तो इस तरह मेरा 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन कहता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बार बार मूल्यांकन। कह रहा है निरंतर तुलना करना गलत बात है। सभी व्यक्ति यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप किसी को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, तुलना करना गलत बात है, इससे निगेटिव क्रिएटिविटी एक्टिव होगा। चलिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 25 नंबर सवाल कह रहा है 24 का ऑप्शन हो गया हमको। देखिए दंड देना तो गलत बात है, सॉरी 24 का हो गया। 24 का 2 नंबर ऑप्शन सही है, 2 और 3 सही है। सतत मूल्यांकन, बार बार उसका मूल्यांकन कीजिए कि कहाँ उसके कम है, इस तरह मेरा 2 और 3 सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 25 कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो 25 का मेरा
कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज करता है। कहता है कि बच्चे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है उससे, उसको यह सीखने में दिक्कत आ रहा है, तो उसको एक शिक्षक होने के नाते आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप ट्रेनिंग कर लिए हैं तो आप एक तरह से टीचर बन गए हैं, बस आपको ज्वाइनिंग करने लेने में देरी है। आप तो जब भी ट्रेनिंग कर लिए आप एक शिक्षक हो गए हैं, तो शिक्षक के भांति ही पढ़ाई कीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आप यह समझिए कि हम एक शिक्षक हैं, तभी क्वेश्चन बनेगा। और शिक्षक के तरह ही मनोभाव रखिए और शिक्षक के तरह ही सोचने की क्षमता रखिए और शिक्षक बन करके ही क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो 25 नंबर का है, बच्चे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसको आप कैसे सहज कर सकते हैं, उसको इससे कैसे छुटकारा। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके उसको खोजने में मदद कीजिए और उसको प्रश्न पूछने की आज़ादी दीजिए। तो मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। कह रहा है कि प्राथमिक स्कूल के एक टीचर है, एक अध्यापिका है, कह रहा है कि बच्चे को समस्या समाधान कर्ता बनाना चाहता है। कह रहा है कि एक अच्छा विद्यार्थी बनाना चाहता है जो खुद से समस्या का समाधान कर सके। तो कहता है उसको किस तरह आप प्रोत्साहित करिएगा, बच्चे को किस तरह आप कोऑपरेट करिएगा जो बच्चे अपने आप से समस्या का हल निकाल सके। तो 26 का जो है मेरा पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, बार बार पुरस्कार देना अच्छा बात नहीं है। चलिए ये मेरा गलत हो गया। 2 नंबर कह रहा है केवल जो लगा रहता है गलत ही होता है 99%। प्रक्रिया ज्ञान पर बल महत्व देकर केवल नहीं चलेगा भाई। 3 कह रहा है गलत उत्तरों को स्वीकार करके एवं दंडित करके, दंड देना गलत बात है। तो इस तरह मेरा 4 नंबर ऑप्शन बच गया, वहीं सही हो गया। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार विमर्श करके। कह रहा है कि बच्चों के साथ तालमेल बैठा करके, सहजानुभूत का मतलब होता है तालमेल बैठाना, और बच्चों को प्रोत्साहित करिए कि तुम ऐसा काम कर सकते हो और उस पर विचार विमर्श और मंथन करके उसके साथ चर्चा कीजिए। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल 27 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित हो रहा है। कि कह रहा है कि जो नीचे दिया गया ऑप्शन है उसमें जो है शारीरिक माने फिजिकल, कह रहा है शरीर जो वृद्धि करता है। एक दिन क्लास लेकर के आएंगे वृद्धि और विकास के बारे में। आप लोगों को इस चैनल पर संपूर्ण सीटेट का एक टॉपिक फ्री में क्लास प्रोवाइड करिएगा, तो हमारा गारंटी है कि आप लोग सीटेट 100% पास करिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास जो है शैशव अवस्था में, कहेगा जन्म से पहले तो भ्रूण अवस्था जो पेट में बच्चा रहता है, यदि कहेगा जन्म के बाद तो पहला होगा शैशव अवस्था जो 0 से 2 साल होता है। शैशव अवस्था होता है 0 से 2 साल और प्रारंभिक बाल अवस्था हम बोले से 2 से 6 वर्ष होता है। तो इसी काल में जो होता है बच्चे का शारीरिक विकास और वृद्धि तेज होता है, सबसे तेज होता है। देखिएगा 5-6 साल में बच्चे अच्छा खासा बड़े हो जाते हैं। 28 नंबर सवाल कर रहा है, अब होने ही वाला है, 2 सवाल बचा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए जिसमें एक्सेप्ट लगा रहे, नहीं लगा रहे, केवल लगा रहे, उसको हमको ध्यान से पढ़ना है।
नहीं तो पूरी क्वेश्चन का अर्थ ही चेंज हो जाएगा, जिससे गलत होने का 99% चांस होता है। 99% क्या, 100% ही गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सो कह रहा है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो विकास जीवन प्रयत्न चलता है। जी हाँ, विकास कभी रुकता नहीं है। विकास हमेशा जन्म से लेकर के और मृत्यु तक होता रहता है। देखिए, विकास परिवर्तनीय होता है। कह रहा है कि विकास परिवर्तनीय होता है, विकास परिवर्तन होता है। बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। विकास परिवर्तनीय होता है। तीसरा नंबर कह रहा है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इस तरह मेरा 28 को जो है 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए 29 का देख रहे हैं। 29 का कहेगा तो 29 का मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 29 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 30 का कहेगा तो 30 का मेरा ऑप्शन 3 नंबर सही हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास में देखेंगे, हिंदी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बकलोल का